जी, दोस्तों नमस्कार और गुड इवनिंग आप सभी को अभिवादन। आशा अ, जी देखिए, आज की सवाल जो हमें आज शुरू करने हैं, आज की जो बातचीत शुरू करनी है, उससे पहले कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ। एक तो आपने थोड़ा-सा नोटिस किया होगा, फॉर्मेट में हम थोड़ा-थोड़ा चेंज कर रहे हैं। आज की शुरुआत एक ऐसे सवाल से करेंगे, जिस पर शायद भारत की सरकार कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे। लेकिन जो दुनिया के स्ट्रैटेजिक सर्कल्स हैं, वो चुपचाप इन तमाम लाइनों को पढ़ रहे हैं, जिनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं आपसे। और वो क्या है कि क्या भारत ने बिना शोर मचाए अपना जो न्यूक्लियर पोस्चर है, अपनी जो न्यूक्लियर सोच है या जो परमाणु हथियारों को लेकर हमारी सोच है, उसको बदलना शुरू कर दिया है? ये एक सवाल है जिस पे हमें बातचीत करनी है। तो मित्रों, सिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी एक सालाना रिपोर्ट जो कि हर साल आती है, ये 2025 की रिपोर्ट अभी आ गई है और उसमें एक बड़ी अहम बात लिखी गई है। उसमें लिखा गया है कि भारत के पास जनवरी 2025 तक लगभग 180 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं। यानी कि आप यूँ लगा लें कि भारत के पास 180 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, यूँ कहिए। हुँ? 1 साल पहले ये संख्या 172 मानी जाती थी, अब ये संख्या 180 तक पहुँच चुकी है। हुँ? यानी कि बिना किसी बड़ी घोषणा के भारत का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है, वो बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है। ये बात दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थान हैं, वो ये बात कह रहे हैं। याद रहे, सिप्री दुनिया का शायद सबसे भरोसेमंद इदारा है, ऐसा डिपार्टमेंट है, ऐसी संस्था है जिसकी बात पर भरोसा माना जाता है और दुनिया की तमाम सरकारें इनके डेटा को स्टडी करती हैं। तो सिप्री ने ये भी नोट किया है कि भारत सिर्फ वॉरहेड की संख्या नहीं बढ़ा रहा है। ये इंटरेस्टिंग है ना? भारत सिर्फ वॉरहेड की संख्या नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि वो अपने डिलीवरी सिस्टम्स यानी मिसाइलें, एयरक्राफ्ट, सबमरीन्स, ये इनमें से ज़ाहिर है सिर्फ डीज़ल ऑपरेटेड नहीं बल्कि न्यूक्लियर सबमरीन्स की बात हो रही है। तीनों को मॉडर्नाइज़ करके एक ज़्यादा मैच्योर न्यूक्लियर ट्रायड बनाने की दिशा में चल रहा है। न्यूक्लियर ट्रायड आप सब जानते हैं, न्यूक्लियर ट्रायड जहाँ पर आप अ, अपना न्यूक्लियर डिफेंस जो है वो धरती से, आसमान से और समुद्र से, तीनों से कर सकते हैं। एयर से भी और नेवी से भी, हर तरफ से। तो इन तीनों को बेसिकली अपने डिलीवरी सिस्टम्स को यानी मिसाइल्स को, एयरक्राफ्ट्स को, सबमरीन्स को, तीनों को मॉडर्नाइज़ करके एक ज़्यादा मैच्योर न्यूक्लियर ट्रायड बनाने की दिशा में चल निकला है। और इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब ये है दोस्तों कि ज़मीन, हवा हो या समुद्र, तीनों से जवाब देने की क्षमता मजबूत करना। ऑफ़िशियल लाइन ज़रा याद कर लीजिए, पुरानी ऑफ़िशियल लाइन जो इंदिरा जी के ज़माने से चल रही है, जब वो प्रधानमंत्री थी और पहला न्यूक्लियर बम हमने टेस्ट किया था। भारत की घोषित न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन जो है, वो 2 शब्दों पर टिकी हुई है, नो फर्स्ट यूज़। हमारे यहाँ पे ये रहा है कि हम पहला न्यूक्लियर हमला कभी नहीं करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ पर ये भी कहा गया था कि दूसरा हमला जो होगा, उसमें हम किसी को बख्शेंगे नहीं। जो दूसरा हमला हम करेंगे, उसमें वो तबाही होगी। ओके। तो और क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस जो है, यानी डिटरेंस के लिए जितना ज़रूरी है, उतना हम अपने लिए आर्सेनल हमेशा बनाकर रखेंगे। ये बात भारत ने अपनी डॉक्ट्राइन में हमेशा कही है। अब जो कागज़ पर डॉक्ट्राइन है, वो आज भी वही की वही है। कागज़ पर औपचारिक रूप से सरकारी तौर पे जो कहा जाता है, आज भी वही है कि जी हम पहला हमला नहीं करेंगे। लेकिन भारत ने कोई नई ऑफ़िशियल डॉक्ट्राइन घोषित भी नहीं की है। लेकिन सिपरी और भारत का जो स्ट्रैटेजिक कम्युनिटी के बहुत सारे जो विश्लेषक हैं, वो पॉलिसी पेपर पर कहते हैं कि भैया ये एक अलग चीज़ होती है, पॉलिसी पेपर एक अलग चीज़ होती है, पोस्चर ऑन ग्राउंड एक बिल्कुल दूसरी चीज़ होती है। ज़मीनी हकीकत जो होती है कि आप ज़मीन पर किस तरह की ताकत रखते हैं और अपनी ताकत का इस्तेमाल किस तरह करेंगे, ये बात उससे बिल्कुल अलग होती है। तो पिछले कुछ सालों में हमने क्या देखा है? पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि भारत का वॉरहेड स्टॉक जो है, जो भारत का वॉरहेड स्टॉक है, यानी कि जो हमारे पास बमों की संख्या है, आप यूँ समझ लीजिए आसान भाषा में, तो वो धीरे-धीरे ऊपर जा रहा है। 160 से 170 और अब 180 के आसपास। तो 2 लंबी दूरी की जो मिसाइलें हैं, जिनको मर्व कहा जाता है, मर्व यानी वो मल्टीपल एंट्री व्हीकल्स है एक तरह के, री एंट्री व्हीकल बल्कि। तो वो MEV कैपेबल जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं या जो कैनिस्टराइज़्ड मिसाइल्स हैं, इनका ट्रेंड भारत में काफ़ी तेज़ हुआ है। और फिर 3 जो सी बेस्ड हमारी डिटरेंस हैं, यानी कि
एसएसबीएन जो है, जो हमारी सबमरीन्स हैं, समुद्र के नीचे समुद्र से लॉन्च होने वाले वेपन्स पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। और ये देखिए कि इस बीच में हमने रशिया से भी इस बारे में बात की है कि हमको और एसएसबीएन मिलें। ओके, आइए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो कन्स्टराइजेशन का जो मतलब है, ये क्या होता है? कन्स्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? पहले आम व्याख्या ये थी दोस्तों कि भारत जो वॉरहेड्स हैं, जो मिसाइल्स हैं, उनको पीस टाइम में अलग-अलग रखता है, अलग-अलग जगह पर रखता है। डिमेटेड एक किस्म से पोस्चरिंग में रखता है कि भाई जब कभी ज़रूरत हो तो सारी चीज़ों को लाओ, असेंबल करो और फिर चलाओ। लेकिन ये जो कन्स्ट्राइड मिसाइल सिस्टम है, ये वो ऐसा सिस्टम है कि जिसमें मिसाइल संभवतः वॉरहेड, मिसाइल, ये सब एक ही जगह सील पैक एक कंटेनर के अंदर रखी रहती हैं। और फिर बड़ी ही हायर रेडीनेस पर रखी रहती हैं, यानी कि रेडी टू फायर, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रेडी टू फायर लगी रहती हैं। और इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है और मोबिलिटी के साथ, यानी कि मान लीजिए एक जगह पर रखी हुई तो आपको कोई उठाने की तकलीफ नहीं है, आप बहुत तेजी से उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो सिप्री ये कह रहा है कि ये मूव संकेत देती है कि भारत एक ऐसे पोस्चरिंग की तरफ बढ़ रहा है जहां पर रिस्पांस टाइम जो है वो कम से कम हो, बहुत थोड़े टाइम में हम रिस्पॉन्ड कर पाए किसी भी चुनौती को, किसी भी न्यूक्लियर चुनौती को। लेट्स पुट इट दिस वे। जहाँ अच्छा ओके, और रेडीनेस जो है वो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा हो, रिस्पॉन्स टाइम कम हो, रेडीनेस ज़्यादा से ज़्यादा हो, और जो टारगेट के ऑप्शंस हों वो फ्लेक्सिबल हों। टारगेटिंग के ऑप्शंस जो फ्लेक्सिबल हों, उसका मतलब ये कि भई ये ज़रूरी नहीं है कि हम ज़मीन से ही करेंगे, हमारे पास ये हो कि ज़मीन से भी कर सकते हैं, आसमान से भी कर सकते हैं, समुद्र से भी कर सकते हैं, कहीं से भी हमला कर सकते हैं। यानी डिफैक्टो पोस्चरिंग, यानी प्रैक्टिकल न्यूक्लियर रवैया। प्रैक्टिकल न्यूक्लियर रवैया क्या है? पहले वाले जो बेहद की मिनिमम वाला जो हम डिटरेंस रख रहे थे, उससे हटके ज़्यादा रेडी, ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और मल्टी फ्रंट, कई तरफ हम फ्रंट खोल सकते हैं एक साथ। चाहे वो समुद्र में हो, सी में हो, ज़मीन पर हो। तो ये मल्टी फ्रंट डिटरेंस की तरफ भारत जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा कहना है सिप्री का। ये बदलाव किसके जवाब में है? सबसे पहले तो चाइना। हुँ? सिप्री के डेटा के मुताबिक चीन का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो कहीं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। यानी अकेले 2024-25 में चीन के जो वॉरहेड्स हैं, उनमें सिग्निफिकेंट जंप आया है, बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ी है। भारत के लिए ये चैलेंज है कि अब उसे सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, जो भारत का मिनिमम डिटरेंस था, वो सिर्फ अब पाकिस्तान के लिए उसको नहीं रखना है, बल्कि 2 न्यूक्लियर एडवर्सरीज़ के खिलाफ रखना है। पाकिस्तान और चीन दोनों के खिलाफ रखना है। दोनों के खिलाफ उसको क्रेडिबल डिटरेंस मेंटेन करना है। तो पाकिस्तान की बात करें तो बहुत सालों तक नैरेटिव ये था कि भाई पाकिस्तान के पास वॉरहेड ज़्यादा है और वो टैक्टिकल न्यूक्स तक जा चुका है। टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब्स उसने बना लिए हैं। सिप्री का जो 2025 का डाटा है, वहाँ पर कई जो एनालिस्ट उनके हैं वो ये कह रहे हैं कि अब इंडिया के पास वॉरहेड पाकिस्तान से ज़्यादा आके जा रहे हैं। अब भारत के पास में पाकिस्तान से ज़्यादा न्यूक्लियर बम्स हैं। यानी संख्या के लिहाज से हमने बढ़त ले ली है। लेकिन पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर थिंकिंग है, वो अभी भी फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस है और टैक्टिकल वेपन्स पर टिकी हुई है आज भी, जो कि क्राइसिस एस्केलेशन को और भी ज़्यादा खतरनाक बनाती है। अगर अगर एस्केलेशन पर बात आ जाए, एक बार लड़ाई शुरू हो जाए, तो वो बहुत तेज़ी से उसका जो लेवल है, वो ऊँचा ऊपर हो सकता है, बहुत तेज़ी से उसका स्केल बढ़ सकता है। तो अब यहाँ पर एक बड़ा ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट जो कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट जोड़ना ज़रूरी हो जाता है। वो क्या है? न्यू स्टार्ट और आर्म्स कंट्रोल की कहानी। आप जानते हैं स्टार्ट जो अब तक हथियारों को रोकने की, न्यूक्लियर हथियारों को रोकने की जो ट्रीटी है, वो अब खत्म होने वाली है दुनिया की। आर्म्स कंट्रोल की जो कहानी है उस पर अगर हम बात करें आगे, तो देखिए न्यू स्टार्ट अमेरिका और रशिया के बीच का जो आखिरी बड़ा आर्म्स स्ट्रेटेजिक कंट्रोल का समझौता था, वो दोनों देशों के जो तैनात न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जो डिलीवरी सिस्टम्स हैं, उन पर लीगली बाइंडिंग और लिमिट लगाता है। इसे 2021 में बढ़ाकर 2026 तक कर दिया गया था। 2021 से बढ़ा के 2026 तक कर दिया गया था। लेकिन वो यूक्रेन की जो लड़ाई है, उसमें क्या हुआ है? रशिया ने 2023 में अपनी पार्टिसिपेशन सस्पेंड कर दी। रशिया ने इससे निकलने का अपना डिसीजन ले लिया। इंस्पेक्शंस बंद, डेटा शेयरिंग बंद, और अब 5 फरवरी 2026 को
ट्रीटी की फॉर्मल वैलिडिटी खत्म हो चुकी है। अब वो स्टार्ट जो ट्रीटी थी, स्टार्ट खत्म हो चुकी है, स्टार्ट का एंड हो गया। तो कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि अमेरिका और रशिया अब नॉन बाइंडिंग अंडरस्टैंडिंग के जरिए कुछ समय तक जो लिमिट्स हैं उनको फॉलो करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन कोई नया मजबूत समझौता फिलहाल सामने नहीं है। यानी अब आप देखिए, सीएसआईएस या आरयूएसआई जैसे जो थिंक टैंक हैं वो बड़ा साफ साफ लिख रहे हैं कि भाई जो न्यू स्टार्ट डॉक्ट्राइन की जो 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 स्टडी थी, इसकी एक्सपायरी के बाद पहली बार पिछले 50 साल में पहली बार अमेरिका, रशिया, इनकी न्यूक्लियर फोर्सेस पर कोई लीगल बाइंडिंग, कोई लीगल कैप नहीं रह गई है। अब इनके ऊपर कोई रोक-टोक नहीं है, कोई बाइंडिंग नहीं है। ट्रांसपेरेंसी, इंस्पेक्शन, प्रेडिक्टेबिलिटी, ये सब जो स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी का आधार हुआ करते थे, अब वो सब के सब खत्म हो गए हैं, कमज़ोर हो चुके हैं, बेमानी हो चुके हैं। और ये कहानी सिर्फ इस स्टार्ट ट्रीटी तक सीमित नहीं है। बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, बल्कि पिछले डेढ़ दशक में, यानी पिछले 15 सालों में अमेरिका ने कई अहम आर्म्स कंट्रोल और सिक्योरिटी के जो ढांचे हैं, उनसे या तो विथड्रॉ कर लिया है या प्रैक्टिकली उनको खत्म कर दिया है, डेड हो गए हो, कोई कोई उनका तुक नहीं रह गया है। अब बात कर लेते हैं हम आईएनएफ ट्रीटी की। आईएनएफ ट्रीटी क्या है? इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल पर रोक लगाने वाला ये कोल्ड वॉर के समय का सेंट्रल समझौता है एक किस्म के। इसमें जो अमेरिका है उसने 2019 में अमेरिका इससे बाहर आ चुका था। आईएनएफ ट्रीटी से 2019 में अमेरिका बाहर निकल गया। नाउ दूसरी ट्रीटी है ओपन स्काईज ट्रीटी। ओपन स्काईज ट्रीटी में क्या क्या है कि जो यूरोप है, यूरोप और अमेरिका और रशिया, इनके बीच में एक म्यूचुअल सर्वेलेंस फ्लाइट के जरिए भरोसा बनाने वाला एक आर्किटेक्चर बनाया गया था। इसको ट्रंप प्रशासन ने 2020 में छोड़ दिया था। तो बेसिकली आप देखिए, आईएनएफ से रशिया निकल गया, ओपन स्काई से अमेरिका निकल गया। अब बचा क्या? जेसीपीओए। जेसीपीओए ये ईरान न्यूक्लियर डील थी। ये ईरान न्यूक्लियर डील थी जिसको पिछली बार ओबामा ने किया था। ओबामा के टाइम पे ये हुई थी। ये रह गई, फॉर्मली सिर्फ ये रह गई। लेकिन अमेरिका, जब ट्रंप आया पिछली बार, अमेरिका आते ही उससे बाहर निकल गया और बात खत्म। तो जेसीपीओ से वो भी निकल गया और उसके बाद में जाहिर है ये जेसीपीओ भी खत्म हो गया। अब बचा क्या? अब बचा इससे परी 2025 की जो एनालिटिकल असेसमेंट है वो क्या कह रही है? वो कह रही है कि जो न्यूक्लियर रिडक्शंस वाला जो एरा था, न्यूक्लियर रिडक्शंस का जो युग था, अब वो खत्म हो चुका है। उसकी जगह मॉडर्नाइजेशन ने और नई आर्म्स रेस ने ले ली है। आर्म्स रेस एक नए सिरे से दोबारा शुरू हो चुकी है। अमेरिका, रशिया, चाइना, तीनों अपने-अपने आर्सेनल जो है, न्यूक्लियर आर्सेनल बढ़ा रहे हैं या यूँ कहिए कि क्वालिटेटिवली उनको अपग्रेड कर रहे हैं। आर्म्स कंट्रोल आर्किटेक्चर जो था, जिसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया आईएनएफ थी, ओपन स्काईज थे, और अब ये 5 फरवरी को जो स्टार्ट डॉक्ट्राइन थी, ये भी खत्म हो गई, टूट गई। और चाइना जैसे जो प्लेयर्स हैं वो किसी भी फॉर्मल रिजीम में आने के लिए तैयार नहीं है। चाइना उसमें किसी भी ट्रीटी के अंदर बंधने को, न्यूक्लियर आर्म्स को लेकर बंधने के लिए तैयार नहीं है। तो यही वो ग्लोबल बैकड्रॉप है जिसके बीच में भारत अपना न्यूक्लियर पोस्चर चुपचाप शांति के साथ में अपग्रेड कर रहा है। दुनिया में जहां भी बड़े प्लेयर्स के बीच में कोई मजबूत आर्म्स कंट्रोल या नियम नहीं बचे हैं जब कहीं, तो फिर रीजनल पावर्स का एक डिफ़ॉल्ट इंस्टिंक्ट यही होता है दोस्तों, कि भाई अपने डिटरेंस को थोड़ा-सा मजबूत करो, अपने आप को मजबूत करो, अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करो, क्योंकि ऊपर वाले अपने लिए कोई नियम नहीं बना रहे हैं। तो अगर ऊपर वालों के अपने कोई नियम नहीं है, तो आपको अपनी सुरक्षा के लिए खुद व्यवस्था करनी पड़ेगी, और उसका मतलब ये है कि अपनी सुरक्षा व्यवस्था के लिए अपने जो डिटरेंस हैं, उनको मजबूत करिए। अपना डिटरेंस मजबूत होगा, तो आप सेफ हैं, और वरना कोई भी जो बड़े वाला शिकारी है, वो आपको खा लेगा। इसीलिए सिपरी जब भारत के 180 वॉरहेड्स और कनिस्टराइज्ड मिसाइल्स और मैच्योर होती ट्राइड की बात करता है, तो आप ये समझिए कि ये आइसोलेटेड ट्रेंड नहीं है। ये अकेले भारत का अकेला ट्रेंड नहीं है, बल्कि ये उस ग्लोबल आर्म रेस की एक कड़ी मानी जाती है, और सिपरी भी ऐसा ही मानता है कि ये उसी ग्लोबल आर्म रेस की
कड़ी है जहां वाशिंगटन, मॉस्को ये स्टार ट्रीटी को मरने दे रहे हैं। बीजिंग अपना स्टॉक पाइल तेजी से बढ़ा रहा है और नई दिल्ली चुपचाप अपने डिफेंस को दो मोर्चों पर, पाकिस्तान और चीन दोनों के हिसाब से लगातार ट्यून कर रहा है। तो अब वापस आते हैं दोस्तों, साउथ एशिया पर लौटते हैं और इस पूरे परिदृश्य में भारत का एक शांत इंक्रीमेंटल न्यूक्लियर बिल्टअप क्या करता है। एक तरफ नई दिल्ली संकेत दे रहा है कि वो दो फ्रंट डिफेंस की तैयारी कर रहा है, तो वहां फिर उसके पास चाइना के खिलाफ भी कोई क्रेडिबल सेकंड स्ट्राइक जो जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो टैक्टिकल न्यूक्स हैं उनको काउंटर करने के लिए भी वो एक टैक्टिकल यूज की तरफ ओपनली नहीं जा रहा है, लेकिन ओवरऑल आर्सेनल और डिलीवरी सिस्टम्स को अपने मजबूत कर रहा है कि जरूरत पड़े तो आप कभी भी उस तरफ को बढ़ सकते हैं। दूसरी तरफ क्षेत्र में जो हमारा परसेप्शन में ये बनता है कि साउथ एशिया में आर्म्स रेस जो है वो थम नहीं रही है, किसी भी तरह से कम नहीं हो रही है। न कम हो रही है न थम रही है, थमना तो बाद में ही आएगा ना। पाकिस्तान क्या देखता है? पाकिस्तान देखता है कि इंडिया के पास अब उससे ज़्यादा बम्स हो गए हैं। उनको तो खाली सिर्फ नंबर ही समझ में आता है ना, तो कहते हैं साउथ एशिया में कि भई इंडिया के पास हमसे ज़्यादा वॉरहेड्स हो गए हैं, ज़्यादा एडवांस प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। चाइना क्या देख रहा है? चाइना देखता है कि भारत धीरे-धीरे उसके खिलाफ भी अपनी न्यूक्लियर की तस्वीर बदल रहा है। यानी सिपरी जो है वो अपनी वार्निंग बड़ी साफ देता है कि दुनिया के सारे न्यूक्लियर आर्म्ड देश इस समय या तो अपने आर्सेनल को बढ़ा रहे हैं या मॉडर्नाइज़ कर रहे हैं और आर्म्स कंट्रोल रिजीम जो है वो कमज़ोर हो रही हैं। तो फिर सवाल क्या बनता है कि इसका असर क्या है? इम्पैक्ट क्या है? देखिए, जो साउथ एशिया की क्राइसिस स्टेबिलिटी है, पहला तो वही इम्पैक्ट है। जब भारत और पाकिस्तान दोनों के पास ज़्यादा मॉडर्न, ज़्यादा डाइवर्स न्यूक्लियर सिस्टम हैं और साथ में नई टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स, हाइपरसोनिक, साइबर, एआई बेस्ड सर्वेलेंस, टाइमली जो जो फिर इससे इन इन सब के बीच में क्या होता है? इन सब के बीच में होता है ये दोस्तों कि जो रिएक्शन टाइम की जो विंडो है, वो कम से कम होती चली जाती है। तो किसी भी क्राइसिस में मिसकैलकुलेशन होना, गलत वार्निंग आना, एक्सीडेंटल एस्केलेशन का होना, इन तमाम चीज़ों से जो जो क्रेडिबिलिटी है किसी वॉर को रोक पाने की, उस पर फिर खतरा बढ़ जाता है, अब उसको रोका जाना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो दूसरा इम्पैक्ट है वो क्या है? दूसरा इम्पैक्ट ये है दोस्तों कि इंडिया की जो एनएफयू क्रेडिबिलिटी पर अब डिबेट हो रही है। एनएफयू, नो फर्स्ट यूज़। तो जो भारत की नो फर्स्ट यूज़ वाली पॉलिसी थी, अब उस पर डिबेट चल निकली है। ऑफ़िशियली भारत अभी भी नो फर्स्ट यूज़ पर कायम है। लेकिन जो भारत के विश्लेषक हैं, अब वही सवाल पूछते हैं कि अगर आर्सेनल बढ़ रहा है, मिसाइल्स कन्स्ट्राइज्ड हैं, एमआईआरवी की चर्चा जो है वो लगातार चल रही है, सी बेस्ड डिटरेंस एक्टिव है, तो क्या ये सिर्फ मिनिमल डिटरेंस है या फिर ये एक फ्लेक्सिबल हायर रेडीनेस डिटरेंस मॉडल बन रहा है? ये एक सवाल है जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स लगातार अब उठा रहे हैं। भारत के भीतर कुछ जो फॉर्मर हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं या मिलिट्री प्लानर्स हैं, वो ये बात पहले ही कह चुके हैं कि नेशनल की नो फर्स्ट यूज़ की जो पॉलिसी है, उसको री-एग्ज़ामिन करना चाहिए या री-इंटरप्रेट करने की ज़रूरत है, खास तौर पर चाइना के कॉन्टेक्स्ट में। सिपरी की जो रिपोर्ट है, वो इन ट्रेंड्स को एक साथ रख के देखती है। भले ही पॉलिसी दस्तावेज वही है, लेकिन पोस्चर में जो सटल बदलाव आया है, वो दुनिया भर के सिक्योरिटी प्लानर्स लगातार नोट कर रहे हैं। तीसरा जो अब फ़र्क आता है वो क्या है? वो है ग्लोबल न्यूक्लियर पॉलिटिक्स में भारत की इमेज। यानी भारत अब सिर्फ रिस्पॉन्सिबल मिनिमम न्यूक्लियर पावर की इमेज से बाहर आकर सीरियस रीजनल बैलेंसर, चाइना फोकस्ड हार्ड पावर बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये चीज़ जो है वो यूएस और वेस्ट के लिए अट्रैक्टिव भी है, चाइना को बैलेंस करने के लिए, लेकिन आर्म्स कंट्रोल और डिसआर्मामेंट की पॉलिटिक्स में अनकंफर्टेबल भी है। तो उनको ये नहीं मालूम है कि दरअसल कहाँ तक भारत का कहाँ तक जाना सूटेबल है और कहाँ तक जाना अनसूटेबल है। कहाँ तक हमारे फ़ायदे में है, कहाँ वो हमारे लिए मुश्किल बन सकता है। ये वो बात है जिसको अमेरिकन्स नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि ये दिखाता है कि कोई भी जो आगे बढ़ती हुई पावर है, भारत जैसी, वो सचमुच मिनिमम डिटरेंस जैसी चीज़ पर नहीं रुकती। वो आगे जाती ही जाती है क्योंकि ताकत आती हुई ताकत बुरी नहीं लगती किसी को। ओके, सीधी भाषा में कहें
तो भारत ने अपनी ऑफिशियल जो न्यूक्लियर नीति है वो फॉर्मली औपचारिक रूप से बदली नहीं है। लेकिन सिप्री की नज़र में भारत का जो न्यूक्लियर बिहेवियर बदल रहा है। वॉरहेड्स ज़्यादा हो गए हैं, सिस्टम्स ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, पोस्चर ज़्यादा रेडी हो गया है और उससे इशारा ये मिलता है कि भारत अब एनएफयू में नो फर्स्ट यूज़ की तरफ को ज़्यादा विश्वास नहीं करता है, बल्कि वो ज़्यादा रेडी है कि किसी भी हल्के इशारे पर हमले के लिए तैयार हो सकता है। इस तरह से जो डिटरेंस है वो मजबूत होता है। पाकिस्तान और चाइना दोनों को मैसेज किया जाता है, उनको मैसेज जाता है कि भारत कोई कमजोर कड़ी नहीं है। दूसरी तरफ साउथ एशिया और जो बॉर्डर एशिया पैसिफिक में आर्म्स रेस चल रही है और जो मिसट्रस्ट की रफ्तार है वो भी बढ़ती है, एक दूसरे पर भरोसे की कमी हो जाती है। सबसे खतरनाक वक्त वो होता है दोस्तों जब सबको लगता है कि वो सिर्फ सिक्योरिटी के लिए थोड़ा सा और कर रहे हैं। कुछ साल बाद पता चलता है कि सबने मिलकर आग का गोदाम बना लिया है। सिपरी 2025 की जो इंडिया संबंधी बातें हैं, उनको वो उसी आग के ढेर पर एक चिंगारी की तरह से रख के देखती है। वो कहती है ये छोटी दिखती है लेकिन इशारा बहुत बड़ा करती है। आज की दूसरी कहानी हम और करते हैं। ये तो हुई एक बात जो हमने न्यूक्लियर पर की। ये डिबेट ऐसी है मित्रों, एनएफयू की ये चलती ही रहेगी। वैसे मैं अपना ओपिनियन दे दूं आपको इसमें, और मेरा ओपिनियन बड़ा सीधा सा है। मुझे सीरियसली लगता है और मेरा यकीन है कि इस पर सरकार ऑलरेडी अपना काम कर चुकी है। वो ये, और इसीलिए मैं इतने शांति के साथ ये बात आपसे कर रहा हूँ, वो ये है कि भारत अपनी एनएफयू को ऑलरेडी बदल चुका है। अब भारत इंतजार नहीं करेगा कि आप आइए जनाब अली हमारे ऊपर हमला कीजिए, पहले न्यूक्लियर हमला, हमारे लोग हजारों लाखों लोग मर जाए हमारे, उसके बाद में हम आपके साथ निपटेंगे। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें अगर शक हुआ और भरोसा हुआ, हमारे पास अगर इंटेलिजेंस हुई कि ये कोई न्यूक्लियर हमला कर रहा है, तो भाई जय माता दी। आप जानते हैं, फिर वो हमारे पास वो डॉक्ट्राइन नहीं है कि नहीं हम पहले मर के दिखाएँगे और फिर दूसरों को मारेंगे, ऐसा होता नहीं। ऐसा ऐसा कोई नहीं करता, न करेगा। अच्छा मित्रों, चलते हैं हम अपनी दूसरी कहानी की तरफ, और आज की जो दूसरी कहानी है, वो एक ऐसे नक्शे की है, जिसने अपने आप में एक बयान दे दिया है। और मैंने जैसा कि आपको शुरुआत में हेडलाइंस में बताया भी है इस बारे में कि देखिए किसके साथ खड़े हैं, किसके नैरेटिव से हम दूर भाग रहे हैं। भारत और यूएस, उन्होंने अभी-अभी एक इंटरिम ट्रेड की फ्रेमवर्क की घोषणा की है, जिसके ज़रिए भारत का जो टैरिफ है, वो 18% पे कर दिया गया है। ओके, इसके बाद देखिए कि जो अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स के जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है, इसको कहते हैं यूएसटीआर, है ना? यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने एक आधिकारिक ग्राफिक रिलीज किया है। ग्राफिक रिलीज एक नक्शा लगाया है। ये जो भारत के साथ उन्होंने ट्रेड डील की है, ट्रेड डील के साथ में उन्होंने एक नक्शे को भी अटैच किया है। इसमें जो भारत का नक्शा है, ये वही नक्शा नहीं है कि जो अब तक का पॉलिटिकल नक्शा भारत का दिखाया जाता रहा है दुनिया भर में। इस नक्शे में आखिर ऐसा क्या खास था? जी, आप समझ गए मेरी बात को। इस नक्शे में पूरे का पूरा जम्मू कश्मीर बिना किसी अलग रंग, बिना किसी डॉटेड लाइन, सीधे-सीधे भारत के हिस्से के रूप में दिखाया गया था। अब मैं आपको एक बात की याद दिलाता हूँ। बहुत हफ्ते पहले की बात है, ज़्यादा नहीं। कुछ 2 ढाई महीने पहले की बात है। जब मैंने आपको बताया था कि ट्रंप आइडियोलॉजी के बेस पर सारी दुनिया को बाँट रहा है। उसमें वो आइडियोलॉजीज़ जो थी, उसमें एक चाइनीज़ स्फीयर था, एक इंडियन स्फीयर था, एक रशियन स्फीयर था, एक उसका अपना क्रिश्चियन अफेयर था, एक ज्यूइश अफेयर था। ये 5 स्फीयर, 5 क्षेत्रों में वो दुनिया को बाँट रहा था। मिडल ईस्ट को वो जहाँ ज्यूज़ को दे रहा था, रशियन स्फीयर को वो रशियंस को दे रहा था। अपना एरिया साउथ एशिया में, याद है ये मैंने तब तब किया था, उस दिन किया था, जिस दिन हमने बात की थी अमेरिका की सिक्योरिटी पॉलिसी के ऊपर, जिस दिन यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी स्टडी की पॉलिसी निकली थी इनकी। तो उस पॉलिसी में मैंने आपको बताया था कि 2 पॉलिसीज़ निकली थी। एक जो अनाउंस की गई थी, दूसरी जो नहीं अनाउंस की गई थी। जो नहीं अनाउंस की गई थी, उसमें जो दुनिया का नक्शा लगाया गया था और बाद में बाय द वे उसको लीक किया गया था। तो ज़ाहिर है कि सरकार, अमेरिकी सरकार ने ही उसको लीक किया, और कौन लीक करेगा? पेंटागन की तरफ से। तो प्रेस में जब वो आई थी पॉलिसी अमेरिका की, उसमें बड़ा साफ उस नक्शे में देखा जा सकता था कि सारी दुनिया को 5 रंगों में बाँटा गया था। जिनमें से 5 रंग, जिनमें से एक जो क्रिश्चियन था, जिसमें वो तमाम यूरोप, अमेरिका और ये आते थे अपना डाउन साउथ, क्या कहते हैं? साउथ अमेरिका।
दूसरा जो था उनका, एक था वो इज़राइल के पास था, मिडल ईस्ट का इलाका तमाम, ये 2 हो गए, ठीक? तीसरा वो था रशिया का, रशिया और उसके आस-पास का तमाम इलाका, वो एक रंग में था। चौथा जो था वो चाइना का था, चाइना एंड उसके आस-पास का इलाका। 5वां इलाका इंडिया का था। इंडिया वाले नक्शे को अगर आप कभी गौर से देखें दोबारा से, आई होप कि मैं उसको दिखा पाता आपको, आज मेरे दिमाग में आया नहीं कि मैं उस नक्शे को दोबारा से निकाल लूँ आपके लिए, पर मैं कोशिश करूँगा 1-2 दिन में बात करूँगा आपसे तो ले आऊँगा उस नक्शे को। उस नक्शे में इन्होंने क्या दिखाया था? उस नक्शे में इन्होंने इंडिया के अंदर आस-पास का तमाम इलाका उसको इंडियन स्फीयर की तरह से काउंट किया था। ऐसे लोग यूँ कह लीजिए कि जैसे उस ज्योग्राफी में तमाम लोग भारतीय मानसिकता के रहते हैं। बेसिकली मानसिकताओं के स्तर पर उसको अलग किया गया था। आइडियोलॉजी जो होती है, नेशनल आइडियोलॉजी, उसके बेसिस पे वो पूरा नक्शा बनाया गया था। तो यहाँ उसमें कोई नेपाल नहीं था, कोई भूटान नहीं था, कोई कोई कुछ नहीं था, कोई अश्मीर-कश्मीर नहीं था, इनफैक्ट कोई पाकिस्तान में नहीं था। तो अब आप इससे समझिए कि ये चीज़ें अमेरिका के दिमाग में किस लेवल पे कहाँ तक पहुँची हुई थी। और अब मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ये नक्शा अब इस समय पर उसी ट्रंप प्रशासन ने जो किया है, उसमें एक एक किस्म की पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी है कि भारत के साथ जो डील हो रही है, और बाय द वे इसको लेकर पाकिस्तान में ज़्यादा बात नहीं हुई है, कम से कम मेन स्ट्रीम में, मीडिया में। ओके, आइए, तो क्या किया जाए, मैंने बताया कि पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर बिना किसी रंग, बिना किसी डॉटेड लाइन, कुछ भी नहीं। कहीं पर पीओजे नहीं, कहीं पे पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर नहीं, कुछ नहीं। एवरीथिंग इंडिया। तो और साथ में ही इतना ही नहीं, बात यहाँ खत्म नहीं हुई। इतना ही नहीं, साथ में जो लद्दाख का जो इलाका है, अक्साई चिन, वो इलाका जो 1962 से चाइना पकड़ के बैठा हुआ है ना? अक्साई चिन का वो इलाका जो जो चाइना के पास है, उसको भी भारत की बाउंड्री के अंदर दिखाया गया। ये था इंटरेस्टिंग चीज़। यानी ये नक्शा वही है दोस्तों, जो पॉलिटिकल नक्शा था, जिसे भारत की संसद में पहले पास किया जा चुका है। हुँ? लेकिन लेकिन जिसे ज़्यादातर पश्चिमी सरकारें जो हैं, वो अब तक डिस्प्यूटेड कहा करती थीं, अलग-अलग शेडिंग के साथ दिखाया करती थीं, डॉटेड लाइन के साथ में जो एलओसी है उसको मार्क किया करते थे, ये उसको पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर लिखा करते थे। अमेरिका की जो कई पुरानी आधिकारिक जो मैप्स हैं, उनकी जो ड्राइंग्स हैं, नक्शे हैं, उनमें पीओजे को या तो पाकिस्तान का हिस्सा या पाकिस्तान जैसा कलर दिया जाता था, या फिर डिस्प्यूटेड टेरिटरी के रूप में डैश्ड लाइन के में से उसको दिखाया जाता था। इस बार यूएसटीआर ने के पोस्ट में ये सब का सब गायब था, कुछ नहीं था, सीधे-सीधे इंडिया के अंदर नक्शा। जो मैप पोस्ट किया गया, उसमें न तो पीओजे के कहीं अलग से था, न अक्साई चिन अलग से था, सब भारत के अंदर। पूरे का पूरा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, गिलगित-बाल्टिस्तान, सब अंदर। धीरे-धीरे जो भारत की ये टेरिटोरियल बाउंड्री के अंदर दिखाए गए थे सीधे-सीधे, सब सीधे-सीधे भारत के अंदर। तो ये देखिए दिलचस्प बात क्या है? दिलचस्प बात ये है दोस्तों कि ये मैप किसी स्ट्रैटेजिक या डिफेंस दस्तावेज में नहीं दिखाया गया है, बल्कि एक ट्रेड के फ्रेमवर्क में बनाते वक़्त दिखाया गया है। जहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स की जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो आलमंड्स, सोर्गम, प्रोसेस्ड फ्रूट और अमेरिकन फार्म प्रोडक्ट्स के लिए नए बाजार तलाश रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों ने साफ लिखा, डील से ज़्यादा ताकतवर तो ये मैप है। उसकी हेडलाइन कमोडिटीज़ में नहीं है, बॉर्डर्स में है। कई एनालिस्ट ने इसे पिछली जो तमाम अमेरिकन प्रैक्टिसेस रही हैं, उनसे ये क्लियर डिपार्चर कहा गया इसको। द प्रिंट और दूसरी जो आउटलेट्स हैं, उन्होंने दसियों साल तक इनएक्यूरेट या कटे हुए इंडिया मैप दिखाए हैं। ये पहली बार है जब यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने बिना किसी डिमार्केशन के पूरे का पूरा जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, अक्साई चिन समेत भारत के हिस्से के रूप में इन सबको दिखाया गया है। एक एनडीटीवी में एक रिपोर्ट भी आई थी, उसमें एक लाइन बड़ी साफ थी। वो क्या लिखा था उन्होंने एनडीटीवी ने कि यूएस मैप शोज जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूडिंग द पोर्शंस इल्लीगली ऑक्युपाइड बाय पाकिस्तान एज पार्ट ऑफ इंडिया। और साथ में मैसेज भी दिया कि पाकिस्तान की वॉशिंगटन में लंबी लॉबिंग के बावजूद अमेरिका इस मुद्दे पर अब भारत की राजनीतिक नक्शे के आसपास आकर खड़ा हो गया है। अब सवाल क्या उठता है? सवाल ये कि इसका मतलब क्या है? पहली बात ये दोस्तों कि एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिग्नल है पाकिस्तान के लिए। जिस देश को इस्लामाबाद ने साल तक, कई दशकों तक अपना सबसे बड़ा अलाई माना है, दोस्त माना है, उसका जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है,
अगर वो ऑफिशियल ग्राफिक्स के अंदर में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत के हिस्से के रूप में दिखाए, तो भैया ये सिंबॉलिकली पाकिस्तान का जो नैरेटिव है उसको काटता है। कम से कम अमेरिका का जो पब्लिक कम्युनिकेशन है उसमें तो काटता ही काटता है। दूसरी बात, ये एक सटल लेकिन इंपॉर्टेंट सिग्नल है चाइना के लिए भी। वो कैसे? अक्साई चीन जो कि 1962 से चीन के नियंत्रण में है, अमेरिकन मैप में उसको भारत के रूप में दिखाया जाना सीधे-सीधे कोई लीगल पोजीशन नहीं बदल देता है, बल्कि इंडो पैसिफिक क्वाड में या चाइना कंटेनिंग स्ट्रेटजी, जो चाइना कंटेनमेंट स्ट्रेटजी जो है अमेरिका की, उसके ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में ये बीजिंग को एक पॉलिटिकल मैसेज जरूर दे देता है कि वॉशिंगटन अब सिंबॉलिक तौर पर भी भारत के नैरेटिव के करीब नजर आ रहा है। तीसरी बात, अमेरिकन सिस्टम के भीतर कंटिन्यूटी और चेंज दोनों नजर आ रहे हैं। कैसे? यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने पास्ट में ये बात अक्सर कही है कि मैप्स आर नॉट नेसेसरली अथॉरिटेटिव। यूएस टेक्स नो पोजीशन ऑन कश्मीर फाइनल स्टेटस। इसे इंडिया और पाकिस्तान मिलकर तय करेंगे। ये इनका औपचारिक स्टैंड था, यानी औपचारिक लीगल पोजीशन शायद आज भी वही पुरानी लाइन बोली जाए कि भाई हम कोई विवाद नहीं करना चाहते। लेकिन यूएसटीआर का ये नक्शा जारी करने का जो कदम है वो ये दिखाता है कि जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है उसमें, स्पेशली तब जब इंडिया और यूएस अलाइनमेंट की बातें आ गई हैं, वॉशिंगटन अब नई दिल्ली की सेंसिटिविटीज के साथ में ज्यादा पब्लिकली सिंक कर रहा है। दूसरे शब्दों में, स्टेटमेंट्स अभी भी डिप्लोमेटिक हो सकती हैं, लेकिन जो पिक्चर्स हैं वो पहले से ज्यादा साफ होती जा रही हैं। यानी इसको ब्रॉडर ब्रॉडर फ्रेम में देखिए। ब्रॉडर फ्रेम में कैसे? कि भारत और यूएस के बीच में पिछले कुछ सालों में डिफेंस टेक्नोलॉजी और जियो स्ट्रेटजी पर जो कन्वर्जेंस आई है, ये मैप उसी कंटिन्यूटी का नतीजा है, हिस्सा है। 10 साल का डिफेंस पैक्ट हुआ है अभी भी कुछ दिन पहले। हाई एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन चल रही है। डीआरडीओ और अमेरिका के जॉइंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। सेमीकंडक्टर्स पे लगातार काम हो रहा है। क्रिटिकल मिनरल्स पे काम हो रहा है मिलकर। इंडो पैसिफिक का जो मैरीटाइम कोऑपरेशन है, ये सब हार्ड पॉलिसीज हैं। इनके साथ अब सिंबल भी बदल रहे हैं दोस्तों। चाहे वो व्हाइट हाउस के जो रिसेप्शंस हैं वहां पर भारत कहकर संबोधित किया जाना, यूएसटीआर का मैप जिसमें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और अक्साई चीन जैसे इलाके जो है वो अलग रंग से नहीं दिखाए जाते, भारत के रंग में रह जाते हैं। और फिर भारत के लिए ये एक डिप्लोमेटिक कैपिटल भी है, एक डिप्लोमेटिक पूंजी भी है। नई दिल्ली बार बार कहता रहा है कि जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, अक्साई चीन, ये हमारे इंटीग्रल हिस्से हैं। और जो फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं उनको अपने आधिकारिक दस्तावेजों में, नक्शों में ये सही रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। ये बात भारत बार बार कहता रहा है। जब अमेरिका जैसा देश दोस्तों, जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी और मिलिट्री पावर है, अपने आधिकारिक ग्राफिक में यही डिपिक्शन दिखाए, तो भाई डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ये एक बड़ी जीत की तरह बेचा जा सकता है। देखिए, अब दुनिया भी हमारे नक्शे को ही मान रही है। पाकिस्तान के लिए ये एक डबल ब्लो है, दोहरी मार है। कैसे? एक तरफ नई दिल्ली 370 हटा के जम्मू कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो बदल चुका है। दूसरी तरफ वाशिंगटन है, जिसे इस्लामाबाद एक समय पर कश्मीर पर फेयर मीडिएटर के रूप में प्रेजेंट किया करता था। अब कम से कम विजुअल्स में क्लियरली इंडिया के मैप के साथ अमेरिका खड़ा नजर आ रहा है। चाइना के लिए ये इरिटेंस है। चाइना के लिए ये बहुत बड़ा इरिटेंस है, उसके लिए बड़ी नाराजगी है इससे। क्यों? अक्साई चीन के सवाल पर बीजिंग हमेशा से नैरेटिव रखता है। क्या नैरेटिव रखता है? कि बॉर्डर डिस्प्यूट्स बायलैटरल मुद्दा है। जो सीमा विवाद है वो भारत और चीन के बीच की बात है, हम किसी तीसरे को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो भाई यूएस का जो नक्शा है अक्साई चीन को इंडियन टेरिटरी में दिखाना, ये बीजिंग के लिए सिंबॉलिक प्रोवोकेशन माना जा रहा है। ये माना जा रहा है कि ये चीन को फालतू उंगली दे रहा है चाइना, अमेरिका। बिल्कुल। और देखिए, खासतौर पर एक ऐसे टाइम पर जब अमेरिका और चाइना राइवल जो है टेक्नोलॉजी से लेकर ताइवान पर हर मोर्चे पर राइवलरी में लगे हुए हैं, है ना? तो एक और परत यहाँ पे आती है। वो क्या है? इंडिया ने पिछले कुछ सालों में बड़ा असर्टिवली हर उस फॉरेन संस्थान को पब्लिकली कॉल आउट किया है जो हमारे नक्शे को कटा फिटा दिखाता है, इधर से कहीं काट दिया, कहीं उधर से काट दिया। तो भारत उन देशों को कॉल आउट करता है कि भाई साहब ये नहीं चलेगा, जरा हाथ संभाल के।
चाहे वो ग्लोबल ब्रांड्स हों या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये जो यूनाइटेड स्टेट्स का ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव वाला जो एपिसोड हुआ है, ये प्रेशर कैंपेन के बाद आया है। ये उसी प्रेशर कैंपेन के बाद आया है, जिसमें मैसेज बड़ा साफ है। मैसेज क्या साफ है? अगर आप हमारी मार्केट पर पार्टनरशिप चाहते हैं, तो भाई हमारे नक्शे पर रिस्पेक्ट दिखाइए। अब इसे पहली आप स्क्रिप्ट, सिपरी और न्यूक्लियर पोस्चर इससे जोड़कर देखिए। यानी एक तरफ इंडिया क्वाइटली अपने न्यूक्लियर डिटरेंस को स्ट्रॉन्गर बना रहा है, ज्यादा मजबूत कर रहा है, टू फ्रंट फोकस की तरफ लेके जा रहा है, और दूसरी तरफ अमेरिकन जो ट्रेड है, जो उनका डिफेंस है, जो उनकी डिप्लोमेसी है, उसके सिंबल्स में भारत की जो टेरिटोरियल क्लेम है, उनको पब्लिकली वैल्यूएबल बनाया जा रहा है, उनको वैलिडेट किया जा रहा है। एक तरफ स्टार्ट जैसे जो ग्लोबल आर्म्स कंट्रोल के फ्रेमवर्क हैं वो गिर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया और अमेरिका जैसी पार्टनरशिप जो है वो क्षेत्र के अपने इस इलाके में कम से कम पावर बैलेंस की नई रेखाएं खींच रही हैं। सीधी बात क्या है कि भाई ये बात सिर्फ बादाम, जई या सोरगम के दाम की एक कहानी नहीं है, ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं है, बल्कि ये उसी दुनिया में भारत और अमेरिका के मैप की कहानी है, नक्शे की कहानी है, जहां सीमाएं सिर्फ जमीन पर नहीं खींची जा रही हैं, ग्राफिक्स और ग्लोब पर भी एक नए सिरे से खींची जा रही हैं। जब कोई सुपर पावर दोस्तों अपने आधिकारिक मैप में आपके पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर और अक्साई चिन को आपकी बाउंड्री के भीतर दिखाए, तो वो सिर्फ कार्टोग्राफी नहीं रह जाती है, वो एक तरह की चुपचाप कही हुई लाइन होती है। हमने देख लिया है इस क्षेत्र में कौन कितना बड़ा एंकर है। दोस्तों, अब ले चलता हूं मैं आपको आज की तीसरी कहानी की तरफ, जिसको लेकर भारत में बात हो ही नहीं रही, भारत में कोई बात नहीं कर रहा है। वो क्या है? ये खबर आ रही है इजराइल और गाजा से। गाजा युद्ध की जो खबरें हैं वो हम सब ने देखी हैं, रॉकेट बमबारी, हॉस्टेज ऑपरेशन। लेकिन एक कहानी ऐसी भी आई जो सीधे इजराइल की अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज के दिल पर चोट करती है। वो कैसे? जरा गौर से सुनिएगा। हमास के लिए जो प्रचार, तमाम प्रचार युद्ध जो उनका है, जो एडवर्टाइजिंग कैंपेन उनका चलता है पूरे का पूरा, उसमें ये सोने की खान बन गई है। क्या है वो कहानी? डेविड जीनी और उनके भाई बेजलेल जीनी, डेविड जीनी, बेजलेल जीनी, उनके भाई हैं, दो भाई हैं। सबसे पहले जरा समझते हैं कि डेविड जीनी कौन है। डेविड जीनी इस समय पर इजराइल की जो इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसी है, शिनबेट, शिनबेट बोलते हैं उसको, ये शिनबेट के चीफ हैं। डेविड जीनी शिनबेट के चीफ हैं, और शिनबेट क्या है? ये इजराइल की इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसी है, उसके चीफ हैं। शिनबेट को आप मोटे तौर पे इजराइल का एफबीआई समझ लीजिए, घरेलू इंटेलिजेंस समझ लीजिए, इस तरह कुछ मान सकते हैं। ये एजेंसी जो है वो देश के भीतर आतंकवाद को रोकने के लिए काम करती है, उस तरह के एंटी टेररिज्म ऑपरेशन करती है। वेस्ट बैंक में, गाजा में जो हमले हमले जो वहां से आते हैं, उनकी साजिशों को नाकाम करती है। जासूसी रोकना भी इसके काम में आता है, और हाई वैल्यू जो लीडर्स होते हैं या जो ठिकाने होते हैं उनकी सुरक्षा ये लोग करते हैं। ओके, तो ये हुए डेविड जीनी आपके। जरा अब जरा सुनिए, जो भी संगठन, खासतौर पर हमस हमस जब इजराइल के भीतर हमला करना चाहता है, तो शिनबेट जो कि इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसी है, जिसके हेड डेविड जीनी मैंने बताया आपको है, तो शिनबेट जो है ये पूरा सिस्टम शिनबेट का उस पर निगाह रखता है और उसे तोड़ने के लिए काम करता है। किस पर? जब भी कभी हमस को अटैक करने की कोशिश करता है। डेविड जीनी खुद सेना की जो एलीट फोर्स है इनके यहाँ की, जो एलीट यूनिट्स हैं इजराइल की, उसमें से आते हैं। कमांडो बैकग्राउंड है, लेबनान, वेस्ट बैंक में ऑपरेशन कर चुके हैं। 7 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर यानी वो मशहूर जमाना, 7 अक्टूबर 2023 का जो हमस का हमला हुआ था, उस हमले के वक्त भी रिपोर्ट्स कहती हैं कि वो जमीनी लड़ाई पर उतरे थे। डेविड जीनी वो बाकायदा जमीन पर आकर उस समय पर उन्होंने हमस के खिलाफ ऑपरेशन में हिस्सा लिया था। फिर भी फिर भी जो उनकी अपॉइंटमेंट है वो कंट्रोवर्सीज में घिरी रही है। क्योंकि जो पहले वाले शिनबेट के जो चीफ रहे हैं, जिनका नाम रोनन बार था, रोनन बार को हटाने की कोशिश पर सुप्रीम कोर्ट और अपोजिशन ने सरकार पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का आरोप लगाया हुआ है। खुद नेतन्याहू के जो पुराने बयान हैं वो सामने आए हैं कि डेविड जीनी बहुत ज्यादा मैसियानिक और आइडियोलॉजिकल है। यानी एक ऐसा शख्स जो आज हमास जैसे दुश्मन के खिलाफ इजराइल की तमाम इंटरनल सिक्योरिटी का मुखिया है, ठीक, जिसकी थिंकिंग को लेकर देश के भीतर पहले ही बहस चल रही है।
और अब आते हैं उस भाई पर, इनका अपना भाई, डेविड ज़ीनी का भाई, बेज़लेल ज़ीनी। बेज़लेल ज़ीनी जो है इसको हाल ही में इज़राइली पुलिस ने 14 और लोगों के साथ में एक बड़े स्मगलिंग रिंग के अंदर गिरफ्तार किया है और उस पर चार्जशीट भी फाइल हो चुकी है। आरोप क्या है? आरोप ये है कि बेज़लेल ज़ीनी, डेविड ज़ीनी के भाई बेज़लेल ज़ीनी जो है वो गाज़ा में तैनात थे। आईडीएफ के रिजर्विस्ट थे, यानी आईडीएफ की जो रिजर्व फोर्सेस हैं उसका हिस्सा थे और एक डेमोलिशन यूनिट में लॉजिस्टिक्स देखते थे। ओके, उन्होंने अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर गजा के अंदर इलीगल सामान की तस्करी करवाई, खास तौर पर सिगरेट्स की और तंबाकू की बड़ी-बड़ी खेपों की। इजरायली जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं और जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, उनके मुताबिक बेज़लेल ने कम से कम 14 क्रेट सिगरेट गजा में स्मगल की है। अगर आपने आज का जो वीडियो है शुरू से देखा हो, तो आपको मैंने दिखाया था कि वो सिगरेट्स के ट्रक जो है, चाहे वो जनरेटेड वीडियोज़ थे, तो मैंने कहा था कि आपको दिखाऊँ मैं कि किस तरह का काम वहाँ हो रहा है। हुँ? तो सिगरेट स्मगल की है उन्होंने करीब 14 क्रेट वहाँ पर। इसके बदले में उन्हें 3.65 लाख शेकल मिले। 3.65 लाख शेकल मिले। यानी लगभग आप लगा लीजिए 1.17 लाख, 1,17,000, 1,17,000 अमेरिकी डॉलर। भारत के हिसाब से लगभग 1 करोड़ रुपए। करीब-करीब 1 करोड़ रुपए। इस नेटवर्क में उनके अलावा 10 से 15 लोग और शामिल थे, जिसमें कुछ आईडीएफ के लोग थे, कोई आईडीएफ के रिजर्विस्ट भी थे उन्हीं की तरह से, लॉजिस्टिक्स में लगे हुए लोग थे और वेस्ट बैंक और गाज़ा से जो लोग कुछ जुड़े हुए नागरिक थे, उनके नाम बताए गए हैं। यानी स्मगलिंग का तरीका भी बड़ा चौंकाने वाला है। ज़रा सुनिए स्मगलिंग कैसे हो रही थी ये वाली। इंडिक्टमेंट जो किया गया है इनका, जो चार्जशीट इनके ऊपर आई है, उसके मुताबिक वेस्ट बैंक की जो सप्लायर्स थे, वेस्ट बैंक के जो सप्लायर्स थे, उनसे इल्लीगल सामान यानी तम्बाकू, सिगरेट, मोबाइल फ़ोन, कार पार्ट्स, इस तरह का सामान लिया जाता था। फिर इज़राइली साइड का जो गोडाउन था, वहाँ रखा जाता था उसको। उसके बाद में गाज़ा में जाने वाला जो इज़राइली मिलिट्री कन्वॉय होता था, उसके साथ में इसको अंदर भेज दिया जाता था। कभी ऑपरेशन नीड के नाम पर, तो कभी ह्यूमैनिटेरियन एड की शिपमेंट के अंदर छिपाकर। यानी वही काफ़िले, वही रास्ते जिनका काम थ्योरेटिकली हमास को दबाना था, गज़ा को कंट्रोल करना था, उन्हीं रूट्स पर अलेजिडली कुछ लोग पैसे के लिए ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे। इज़राइल के डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये साफ कहा है कि गज़ा में तस्करी होने वाले सामान में तम्बाकू और सिगरेट सबसे बड़ी कैटेगरी रही है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ें स्मगल की गई हैं, वो थे तम्बाकू और सिगरेट। युद्ध शुरू होने के बाद भी इस तरह की जो स्मगलिंग होती रही है, हमास के कॉफर में इससे सैकड़ों मिलियन डॉलर गए हैं। हमास को पैसे मिले हैं इससे, क्योंकि हमास हर इल्लीगल शिपमेंट पर टैक्स लेता है। जो कुछ भी आता है, उस पर वो टैक्स लेता है और चूँकि वो टैक्स लेता है, तो ज़ाहिर है, वो हज़ारों डॉलर उनको उससे मिलते रहे। ब प्रोटेक्शन मनी भी वसूलता है वो। तो जो दुकानदार इस सारे सामान को वसूल रहा था इनसे, इनके डेविड ज़ीनी के भाई से, वो ज़ाहिर है या अपने सामान पर टैक्स दे रहा था। वो टैक्स किसको दे रहा था? हमास को। वही हमास जो इज़राइल के खिलाफ लड़ रहा है। तो ये सारा गेम है। अ, अब देखिए, फिर वही जो रेवेन्यू है, वो हमास के शासन में, उसकी पुलिस में, उसके लड़ाकों में और उसके जो हथियार बनाने की जो नेटवर्क है पूरा का पूरा, उसको चलाने में काम आ रहा था। इंडाइटमेंट ने खुद ही लिखा है कि डिफेंडेंट्स जानते थे, यानी कि ये जो डेविड ज़ीनी के भाई हैं, वो जानते थे कि स्मगल किया गया सामान टेररिस्ट यूनिट्स में जाएगा, जिनमें हमास भी शामिल है। यानी हमास भी उन्हीं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में शामिल है, जहाँ पर ये माल जा रहा है। और उन तक, और नहीं तो उन तक पहुँच जाएगा और उनकी ताकत और फाइनेंसिंग को बढ़ा सकता है। यही इस कहानी का सबसे कड़वा पैराडॉक्स सामने आता है दोस्तों। वो क्या है? जिस एजेंसी का चीफ जिस एजेंसी का चीफ हमास को खत्म करने का दावा कर रहा हो, हमास को खत्म करने का सपना देख रहा हो, उसका भाई अलिजिडली उसी हमास की जेब भरने वाली स्मगलिंग में पैसे कमा रहा हो। बेज़लेल ज़ीनी, डेविड ज़ीनी के भाई, इन पर जो चार्जेस लगे हैं, उनमें सिर्फ ब्राइबरी या फ्रॉड के चार्जेस नहीं लगे हैं, बल्कि वॉर टाइम में दुश्मन की मदद करने के भी चार्जेस लगे हैं। यानी असिस्टिंग द एनिमी ड्यूरिंग वॉर टाइम, इस तरह का ग्रेव आरोप भी इनके ऊपर लगा हुआ है। साथ ही टेरर पर्पसेस के लिए प्रॉपर्टी में इल्लीगल डीलिंग और करप्शन से जुड़ी हुई कई और धाराएं भी लगी हैं इनके ऊपर।
उनके वकील कहते हैं कि वो इनोसेंट हैं, पैट्रियट हैं, देशभक्त हैं, उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया। लेकिन जाँच जो है वो ओवरब्लोन है, फैक्ट्स अलग हैं। लेकिन यहाँ पर एक फ़र्क समझना ज़रूरी है। फ़र्क क्या है दोस्तों? कि अदालत में दोष साबित होना अभी बाकी है और वो एक बिल्कुल अलग बात है। इंडाइटमेंट में जिस तरह की भाषा खुद राज्य की जो एजेंसीज़ हैं, वो इस्तेमाल कर रही हैं, वो एक अलग पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट कर रही हैं। इज़राइल की सरकार बार-बार कह रही है, इस केस का सिनबेट चीफ डेविड ज़ीनी से कोई संबंध नहीं है और किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, इसके लिए बेजलेल की जाँच शिनबेट ने नहीं की बल्कि पुलिस ने की है और पुलिस ने अकेले जाँच की है। बाकी आरोपियों पर जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, वो शिनबेट पुलिस की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन थी। लेकिन फिर भाई वाला मामला एक्सक्लूसिव पुलिस के पास ही रखा गया। ये सारे के सारे स्टेप्स ताकि कोई ये ना कह पाए कि एजेंसी ने अपने चीफ के परिवार को बचाने के लिए हाथ हल्का रखा। फिर भी ऑप्टिक्स की पॉलिटिक्स जो है दोस्तों, वो तो बिल्कुल अलग बात है और उसकी राजनीति भी बिल्कुल अलग बात है। इज़राइल के भीतर जो क्रिटिक्स हैं, जो अपोज़िशन के लोग हैं, वो ये ज़रूर कहेंगे कि जब कोई पैलेस्टीनियन या कोई गाज़ा का नागरिक जो है, वो तस्करी में पकड़ा जाता है, तो फिर उसी सिस्टम की भाषा होती है कि टेरर फंडिंग है, सिक्योरिटी थ्रेट है, हमास की मदद है और वो मारा जाता है। यहाँ सिनबेट का जो चीफ है, उसका अपना भाई ये करते हुए पाया जा रहा है, तो उसको वो एक किस्म से वो चार्जेस नहीं लगाए जा रहे हैं। अब जबकि उसी तरह के आरोप यूनिफॉर्म पहनकर बैठे हुए एक इजरायली रिजर्विस्ट पे लग रहा है डेविड जीनी के भाई पर, तो वो शिनबेट चीफ का भाई निकलता है। क्या अकाउंटेबिलिटी, सजा और टोन अब उसके लिए भी उतनी ही कठोर होगी? हमास का जो नैरेटिव है उसके लिए एक रेडीमेड हथियार है। वो कह सकते हैं कि देखिए साहब, इज़राइल का वही सिस्टम जो हर बात टेररिस्ट के लिए कहता है, वो अपने हाई स्टेटस के परिवार के लिए गाज़ा में तस्करी करने के लिए वही सजाएँ उनको भी दे रहा है। और फिर वही इज़राइल कहता है कि इल्लीगल ट्रेड से हमास मजबूत होता है। ये बात भी वो कहता है। तो जब आप ये बात कहते हैं, आपके अपने चीफ का जो भाई है, वो उसमें मदद कर रहा है, तो फिर उसको तो वही सज़ा मिलेगी जो बाकी किसी आम आदमी को मिलती है। यानी कि आप ये देखें कि दुश्मन भी हमारी जेब भरने के लिए हमारे ही ब्लैक मार्केट पर डिपेंड हो रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर भी दोस्तों ये कहानी ये बात याद दिलाती है कि वार टाइम इकोनॉमीज में करप्शन और जो प्राइवेट ग्रीड है, वो सिर्फ मोरल इशू नहीं है, बल्कि स्ट्रेटेजिक इशू भी बन सकता है। आप समझ रहे हैं इस बात को? और ये इस बात से हमको भी सीखने की ज़रूरत है, स्पेशली जो फॉर एग्ज़ाम्पल पंजाब की तरफ को जो कुछ होता रहा है पिछले दिनों में। एक आदमी, एक शख्स कुछ लाख शेकल के लिए सिगरेट अंदर भेजता है, लेकिन अगर स्टेट की रिपोर्ट सही है, तो एग्रीवेटेड लेवल पर उसी कैटेगरी की तस्करी में हमास को हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो इज़राइल के लिए ये डबल क्राइसिस है। कैसे? एक तरफ उसे गाज़ा में हमास को मिलिट्री और इंटेलिजेंस के लेवल पे कमज़ोर करना है, तो दूसरी तरफ उसे ये भी दिखाना है कि उसका अपना सिस्टम इंटरनली और अकाउंटेबल है। कितना अकाउंटेबल है, कितना साफ़ है, ये इज़राइल को दिखाना है, ताकि प्रधानमंत्री, सेना, शिन बेट तीनों की क्रेडिबिलिटी 7 अक्टूबर के बाद और ज़्यादा डैमेज ना हो। डेविड ज़ीनी के लिए ये एक पर्सनल और इंस्टीट्यूशनल दोनों लेवल पे परीक्षा का समय है। उनकी अपॉइंटमेंट पर जो सवाल पहले से ही उठे हुए थे, आइडियोलॉजी को लेकर, पॉलिटिकल प्रॉक्सिमिटी को लेकर, नेतन्याहू के साथ में उनकी इक्वेशंस को लेकर, अब इस केस के संदर्भ में और ज़्यादा लाउड हो जाएँगे। भले ही कानूनी रूप से उनके अपने भाई के जो एलिजेड काम है, उनसे उनका कोई सीधा संबंध ना हो। आखिर इस कहानी में पैराडॉक्स बहुत साफ है। एक तरफ जहां स्टेट सिक्योरिटी का नैरेटिव कहता है कि गाजा का हर एक इलीगल सिगरेट, हर एक तंबाकू की खेप हमास को फायदा देती है, दूसरी तरफ उसी स्टेट सिक्योरिटी के सबसे ऊंचे पद पर बैठे हुए आदमी का भाई उसी काम के लिए इंडाइक्ट हो रहा है, जिसमें उसने सिगरेट स्मगल करके पैसे बटोरे हैं और उसी रूट से हमास के खजाने में पैसा देने में हिस्सेदारी की है। यही कारण है कि ये सिर्फ क्राइम या करप्शन की कहानी नहीं रह जाती, ये एक गहरा मोरल पॉलिटिकल सवाल बन जाता है। क्या जब किसी भी राज्य में, किसी भी स्टेट में लड़ाई होती है, तो उसके अपने सिस्टम के भीतर जो लालच मौजूद है, जो लूप होल्स मौजूद हैं, वो कहाँ जाएँगे? वो वहीं हैं। उनको उनके साथ भी तो न्याय करना चाहिए, होना चाहिए। कभी-कभी जो ये सिस्टम के अंदर मौजूद जो लालच है,
जो लूप होल्स हैं, यही दुश्मन के सबसे बड़े हथियार भी बन जाते हैं। तो मित्रों, ये ये थी वो कहानियाँ 3